हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम क्लास 9 के जो फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उनको सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी आपकी क्लास 9 की बायोलॉजी को कंप्लीट करा दूंगी, रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, गारंटेड यही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट करिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ये क्वेश्चन आपका 3 या फिर 2 मार्क्स का आ सकता है, तो इसका आप आंसर प्रॉपरली लिखेंगे। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। He observed cell in the cork slice under his self-designed microscope and noticed honeycomb-like compartment। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्लाइस बनाए थे और उसको अपने ही डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा था और उसने क्या देखा, हनीकॉम जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स उसको दिखाई दिए। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को उसने नाम क्या दिया, सेल। ठीक है, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ हॉलो स्पेस। चलिए इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन जो है, दैट इज व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मींस लिविंग थिंग्स, ठीक है, हम सारे के सारे सेल्स के बने हैं। ठीक है, सेल हमारा जो है बिल्डिंग ब्लॉक है और ये सारे सेल्स जो होते हैं वो हमारे के मेटाबॉलिक और रेगुलेटरी फंक्शंस को करते हैं। ड्यू टू दिस सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, द बॉडी और स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। These cells are also responsible for carrying out all the metabolic and regulatory function in an organism. Due to this, the cell is called the structural and functional unit of life. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। Why is the plasma membrane called the selectively permeable membrane? तो बच्चों, जो सेल होता है, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों, उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी किसी चीज को अंदर आने देता है और किसी किसी चीज को बाहर जाने देता है। मीन्स कि वो सेलेक्टिव है अपनी चॉइस में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन because it is responsible for the regulation of various substance in and out of the cell. This results in the entry of certain substance and inhibits the entry of other substance। ठीक है, तो ये किसी सब्सटेंस को तो अंदर आने देता है और किसी सब्सटेंस को बाहर जाने देता है। ठीक है, तो इसके बाद इस मीन्स कि ये सेलेक्टिव है। ठीक है, तो इसको आप पूरा लर्न करके अच्छे तरीके से लिखिएगा। चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why are lysosomes known as suicidal bag? This is also again very important। जो lysosomes होते हैं सेल के अंदर, वो एक ऑर्गेनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। उनका काम क्या होता है, देखो इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो बाई चांस अगर सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन खराब हो जाता है या फिर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाता है और वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है और क्लीनर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। Lysosomes contain the digestive enzymes. The function of these digestive enzymes inside the lysosome is to break down any foreign body that enters the cell. Sometimes the lysosome may also attack suicidal by releasing the digestive enzymes inside the cell and leads to the self destruction. Thus lysosomes are called suicidal bags। तो चलिए इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आप डिफरेंस जरूर तैयार करिएगा बच्चों। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन।
थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वर्ड इज तो ये जो वर्ड है, दिस इज द कीवर्ड ऑफ द आंसर। ये वर्ड लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, बट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज सेल made up of and what is the structural organization of the cell? Now, a cell structural organization includes the cell membrane, cytoplasm, nucleus and the organelles। ठीक है, तो सेल किस किस चीज का बना हुआ है? सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जो होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपेरेटस, ये सब। ठीक है, तो सेल इन चीजों का बना होता है। और इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसके अंदर सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या क्या हैं, उनके फंक्शन क्या है। तो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल refers to the specific cell organelles and their functions. Each component has a specific function that contributes to the overall functioning of the cell. तो इसके अंदर जो जो इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, अगर तो ये ज्यादा मार्क्स का है तो आप उन ऑर्गेनल्स के नाम लिखेंगे और उनके फंक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन सेल ऑर्गेनल इनसाइड द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? It is the powerhouse of the cell. It generates the ATP molecules and adenosine triphosphate जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ठीक है, अगर आपको ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप हर ऑर्गेनल को लिखेंगे और उनका साथ में फंक्शन लिख देंगे, अदरवाइज दिस आंसर इज इनफ। Now the next question is the most important diagram of this chapter is eukaryotic cells। ठीक है, eukaryotic cells में आपका plant cell and animal cell ये दोनों ही आ जाता है। इन दोनों को आप प्रॉपरली पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और उनकी प्रॉपरली लेबलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग को जरूर से कर लेनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। अब देखो, जो बच्चों सब्सटेंसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ठीक है, तो ये सपोज करो एक ये सेल है। अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो गैसेस कैसे मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ? थ्रू डिफ्यूजन। बट जो वाटर है वो डिफ्यूजन से मूव नहीं कर सकता। वाटर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सपोज करो अगर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीडियम में कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है, तो वो सेल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। राइट, तो इसको आप यहाँ से पूरा स्टॉप करके पढ़ लीजिए और इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द मटेरियल विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है? या फिर ये क्वेश्चन एक और फॉर्म में आ सकता है, नेम टू सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। तो बच्चों, वो दो मटेरियल जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स भी लिख सकते हैं। यही दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए भी होता है और इसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज our next question in where are protein synthesized inside the cell? सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? आपको पता होगा जो सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से एक ऑर्गेनल है जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कोई बीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स होते हैं साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होता है? राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो राइबोसोम है, तो इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्ट बेटा, जो माइटोसिस होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर। हमारी बॉडी में सपोज करिए जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हमारी हाइट वगैरह बढ़ रही है, तो वो जो प्रोसेस है वो माइटोसिस की वजह से होता है, ठीक है। नाउ द मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स की जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द meiosis. Now another difference is mitosis division takes place in the somatic cells. Somatic cells मतलब हमारे जैसे हाथ पैर के जो cells हैं उनको somatic cells बोलते हैं, ठीक है। And meiosis takes place in the gametic cells. Gametic cells होते हैं sex cells, ठीक है। Now second difference, mitosis, 2 daughter cells are formed. In meiosis 4 daughter cells are formed, ठीक है। ये एक बहुत ही मेन डिफरेंस है दोनों में। Now the number of chromosomes remains same in the mitosis, but in meiosis the number of chromosomes become half, okay, जो number of chromosome है वो mother cells के आधे हो जाते हैं। Now the crossing over does not takes place in the mitosis, but in meiosis crossing over takes place, क्योंकि इसमें दो अलग पेरेंट्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो ये आप कुछ डिफरेंस है जो कि प्रिपेयर कर लेंगे। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वन, की माइटोसिस ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, बट मियोसिस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान रिक्वायर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बहुत ही छोटा साइज होता है, वेरी वेरी माइन्यूट साइज, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स का साइज कंपैरेटिवली बिगर होता है। नाउ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि न्यूक्लियस के पास उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, इनफैक्ट उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। Now in prokaryotic cell, single chromosome is there, but in the eukaryotic cell, more than one chromosome is there. In the prokaryotic cell, nucleolus is absent, but in eukaryotic cells, nucleolus is present. Now, another most important difference between the prokaryotic and eukaryotic cell is जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, बस एक या दो प्रेजेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है सेल डिवीजन जो है होता है इनमें, जो वो होता है बडिंग से या फिर फिजन से, जैसे कि अमीबा हो गया, राइट। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों के दोनों डिवीजन होते हैं। माइटोसिस ग्रोथ के लिए होता है और जो मियोसिस होता है वो ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए होता है। नाउ विद दिस वी कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टिश्यू। अगेन ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ द पैरेन्काइमा जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। कोलेनकाइमा की इरेगुलरली शेप्ड सेल वॉल होती है और कॉर्नर्स पे वो थोड़ी ना इरेगुलरली शेप्ड सेल वॉल है और थिक है। स्क्लेरेन्काइमा जो है इसकी बहुत ही थिक सेल वॉल होती है। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनके बीच में देयर इज वेरी लिटिल स्पेस, बट इन स्क्लेरेन्काइमा देयर इज नो स्पेस एट ऑल, बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं होता। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है क्योंकि ये थिन वॉल है, राइट। जो कोलेनकाइमा है इसकी सेल वॉल जो होती है वो पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है इसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। Now the next question is differentiate between simple tissue and complex tissue in the plant. जो simple tissue हैं इनमें आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा ये सारे आ जाते हैं, and complex tissue means xylem and phloem. तो पहला डिफरेंस इसका हो जाएगा, अ सिंपल टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सेम टाइप के सेल्स होते हैं, मींस अगर ये पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा के सारे सेल्स होंगे, बट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। मींस ये इसकी डेफिनेशन है। सेकंड इज ऑल द सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द सिंपल टिश्यू, बट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में है क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल हैं तो ऑब्वियसली उनका फंक्शन भी अलग अलग ही होगा। Now the third important point is there are three type of simple plant tissue: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, ठीक है। Now जो मैंने आपको बोला एरेन्काइमा,
ठीक है, क्लोरेनकाइमा वो सारी वैरायटी है पेरेनकाइमा की। नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है it is used for the conduction of water and minerals, and phloem function is to conduct the food throughout the plant. Now the next important differentiation is simple tissue form primary structure of the plant while the complex tissue form transport system of the plant. Transport system means ये food और पानी ले जाने के काम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज देयर इज अ डायग्राम टू शो द डिफरेंस बिटवीन द मसल फाइबर। जो हमारी मसल फाइबर हैं उनका आपको डायग्राम आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इन डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिएगा एंड विद द डिफरेंशिएशन, इनका लोकेशन, इनका फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो डायग्राम तो स्ट्रेटेड मसल्स का है जिसके सेल्स जो होते हैं आपको सिलेंड्रिकल सेल्स दिखेंगे और इनका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे होते हैं, साइड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रेटेड मसल जो कि स्पिंडल शेप होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज द कार्डियक मसल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी हार्ट की मसल्स होती है, उनका स्पेशल नेम होता है दैट इज कार्डियक मसल, ठीक है। ये ब्रांच्ड होती हैं और ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया इनका डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार। जो आपकी स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये वॉलंटरी होती है नेचर में। वॉलंटरी मतलब अकॉर्डिंग टू आवर विल ये काम करती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करती है। मतलब अगर मुझे पेन को होल्ड करना है तो इट इज अंडर माई ओन विल, ठीक है। तो ये मेरे हाथ की मसल्स जो हैं वो क्या है, वॉलंटरी मसल्स हैं। अगर मैं वॉक कर पा रही हूँ दिस इज ऑल्सो अंडर माई कंट्रोल, मेरी अपनी खुद का कंट्रोल है इस चीज के ऊपर। तो ये कौन सी मसल्स हो गई, ये वॉलंटरी मसल्स हो गई। नाउ द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स ये इनवॉलंटरी होती है नेचर में, मीन्स कि इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, राइट। नाउ द कार्डियक मसल जैसे कि ये हार्ट की मसल्स होती है, तो हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे, मतलब हार्ट की बीटिंग पे हमारा कोई खुद का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स भी कैसी हो गई, इनवॉलंटरी मसल्स हो गई। नाउ स्ट्रेटेड मसल्स दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट, क्योंकि ये बोन से अटैच हैं और हमारे को मूव करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनका नाम स्केलेटल मसल्स भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी के जो स्केलेटन है इसको ये मूव करने में हेल्प करती है। नाउ द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो हमारे माउथ से लेके एनस तक है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो जो आपकी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंड यूट्रस में। जो कार्डियक मसल्स है मैंने आपको बताया ये कहाँ होती हैं, ये हार्ट में होती हैं, स्पेशल मसल्स हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रेटेड मसल्स स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं, क्यों, क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं और हमारे को मूव करने में हेल्प करती हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द कार्डियक मसल्स को तो हम कार्डियक मसल्स ही बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेटेड मसल्स हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, आप देख सकते हो एक डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, अल्टरनेट है, ठीक है। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, सो स्ट्रेटेड मसल्स, तो इनको स्ट्रेटेड मसल्स इस वजह से कहा जाता है। नाउ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स दे डू नॉट हैव बैंड, सो अनस्ट्रेटेड मसल्स, राइट। इनका नाम इसलिए अनस्ट्रेटेड मसल्स है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी अल्टरनेट बैंड्स नहीं है। जो कार्डियक मसल्स हैं दे हैव स्ट्राइएशंस, सो स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएशंस हैं, आप देख सकते हो बीच में डिविजन्स हैं और ये ब्रांच्ड हैं, ठीक है। ये क्रॉस स्ट्राइएशंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेड मसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, ठीक है। लॉन्ग है, लंबी लंबी, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसके ऊपर। नाउ द नेक्स्ट नॉन स्ट्रेटेड मसल्स दीज आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड्स, और इनकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है बट यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस है हर सेल के अंदर। कार्डियक मसल्स आप देख सकते हो लॉन्ग है, ब्रांच्ड है और इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस है हर एक सेल के अंदर। Now the last point, striated muscles are present in the inner limbs, hands and the eyelids, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, वॉलंटरी भी होती हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन द आइरिस, हमारा जो आंखों का ये जो आप पोर्शन देख सकते हो, कलर्ड पोर्शन, किसी की आंखें जो ब्लू है, किसी की आंखें ब्लैक है, किसी की आंखें ब्राउन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस, ठीक है। तो आपकी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आइरिस ऑफ आईज में, यूट्रस में एंड ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई होते हैं बच्चों जो लंग्स के अंदर सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है,
दैट इज ब्रोंकियाई। नाउ द कार्डियक मसल्स, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और दीज आर द मसल्स विच वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट बींग टायर्ड। ठीक है, कभी भी थकते नहीं, मीन्स कि अगर ये थक गए तो हार्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दे वर्क विदाउट टायरिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोलो या फिर न्यूरॉन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, न्यूरॉन का आपको डायग्राम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, तो न्यूरॉन का डायग्राम कैसा है, इसके बच्चों ये सेंटर में आप जो देख रहे हो, दिस पोर्शन इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी के साइड में जो आप थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो स्टाइमुलस रिसीव होती है, स्टाइमुलाई मीन्स exchange something, if there is something change in our environment, that is the stimuli। ठीक है, बाहर कोई ठंडा लगा है, गर्म लगा है, वो हमें कैसे फील होता है, वो हमें फील होता है, वो जो स्टाइमुलाई होती है वो डेंड्राइट्स पे रिसीव होती है, यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब डेंड्राइट्स से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, वो सेल बॉडी से ट्रेवल करते हुए, एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए और ये नर्व एंडिंग्स पे आती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है वो ट्रेवल करती है थ्रू द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो रिसीव कहाँ पे हुई, डेंड्राइट्स पे, और रिलीज कहाँ पर हुई, नर्व एंडिंग्स पे। नर्व एंडिंग पे एक स्पेशल केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल है, ये यहाँ से रिलीज होता है और फिर इसके आगे एक और न्यूरॉन होता है, वो उसके डेंड्राइट्स पे फिर से रिसीव हो जाता है। इस तरीके से हमारी जो आपकी नर्व इम्पल्स है या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, वो हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ एक इंसुलेशन की तरह काम करती है, और लास्ट में इसकी नर्व एंडिंग्स है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द प्लांट। एपी मीन्स टॉप मोस्ट, डर्मिस मीन्स, डर्मा मीन्स योर स्किन। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है उसका क्या काम होता है बच्चों प्लांट में, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन जो एपिडर्मिस का है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द फिजिकल डैमेज, उसको कोई फिजिकल डैमेज ना हो, कोई पैथोजन, कोई जर्म्स उस पर अटैक ना करें, क्योंकि अगर अपर मोस्ट लेयर नहीं होगी तो जो भी जर्म होगा, जो भी फंगस होगा, वो डायरेक्टली प्लांट के बॉडी के अंदर चले जाएगा, उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट रिलीजेस वैक्सी कोटिंग। ठीक है, विच फॉर्म्स द क्यूटिकल। आपने देखा होगा जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी सी कोटिंग होती है। ठीक है, बहुत थिक सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग, तो वो फॉर्म करता है ये एपिडर्मिस, और ये हेल्प करता है in checking the loss of water through the transpiration in the desert, right? The next point is water resistance. The cuticle is water resistance which help to prevent water loss from the plant. ठीक है, तो water loss check करता है, means excess loss of water ना हो जाए during the transpiration in the desert plants. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड द पैरासाइट। कोई भी पैरासाइट ना अंदर चला जाए स्टोमेटा वगैरह के थ्रू, या कहीं पे इंजरी अगर प्लांट को हो गई तो कोई उसके अंदर से कोई पैथोजन, कोई जर्म, कोई फंगस अटैक ना हो जाए, तो ये आपका प्रोटेक्शन का भी काम करता है। एब्जॉर्प्शन इन द रूट्स, in the roots epidermal cells have a different function. They are involved in the absorption of water and nutrition from the soil, which are then transported to other parts of the plant through the xylem. तो you can write in less detail कि ये absorption में भी काम करता है, क्योंकि जब ये roots में होता है तो ये special function करता है absorption का। तो चलिए इसके साथ ही हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो कॉर्क है, ठीक है, वो कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, तो बच्चों इस पे एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सुबेरिन। ठीक है, ये इम्परवियस होता है टू वाटर एंड गैसेस। ठीक है, मीन्स कि अलाउ नहीं करता वाटर को और गैसेस को अंदर या बाहर आना जाना। ठीक है, तो एक बार इस आंसर को रीड कर लेते हैं। द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. The cell wall of the cork cells are coated with the suberin. A waxy substance, suberin, make these cells impermeable to water and the gases. तो आप इसको इतना लिख देंगे, इसमें सुबेरिन होता है जो कि वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो इम्परमेबल हो जाती हैं वाटर एंड गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट 3 मार्क्स का।
नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड द कार्टिलेज। तो ये बच्चों क्या होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड द कार्टिलेज। जो लिगामेंट है ये बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन से बोन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वाइल टेंडन, टेंडन क्या है, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है बट ये बोन से मसल को ज्वाइन करते हैं, राइट। और जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट टिश्यू है, बिल्कुल कुशन जैसा टिश्यू है, जो कि हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा एल्बो का जॉइंट है या हमारा नी का जॉइंट है, जहाँ पे हमारी दो बोन्स ज्वाइन हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में होता है, ताकि ये कुशन जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, जिससे कि बोन्स आपस में रगड़े नहीं, ठीक है। तो और कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ये हमारे ईयर में, ठीक है। आप देख सकते हो सॉफ्ट सा टिश्यू, और हमारी नोज पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। टेंडन इज अ बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, ठीक है, मसल से बोन। Ligament is a elastic band of tissue that connect bone to bone. Cartilage is soft, gel-like padding between the bones that protect joints and facilitate movement. ठीक है। नेचर क्या है, टेंडन्स इनइलास्टिक और टफ होता है, लिगामेंट इलास्टिक होता है और स्ट्रांग होता है, जो कार्टिलेज है ये स्टिफर होता है लिगामेंट से, ठीक है। टाइप्स क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो कार्टिलेज है ये आपका स्केलेटल टिश्यू है। फंक्शन ऑफ टेंडन इज इट कनेक्ट एंड ऑफ द मसल्स टू एनी प्लेस ऑफ द बोन। जो हमारी हैंड वगैरह की मूवमेंट हो पा रही है ना, क्योंकि ये हमारा मसल और बोन आपस में ज्वाइंट है, ठीक है। जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को ज्वाइन करते हैं, जो कार्टिलेज है वो, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको अलग से भी क्वेश्चन आता है, याद करिएगा। इट प्रोटेक्ट्स बोन एंड स्टॉप देम फ्रॉम नॉकिंग टुगेदर, मतलब आपस में रगड़ने से प्रोटेक्शन करता है बोन्स की, ठीक है। बाय एक्टिंग एज अ कुशन बिटवीन द बोन, क्यों, ये दो बोन्स के बीच में कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि कई एल्डरली लोग होते हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उनका जो कार्टिलेज होता है ना वो वियर ऑफ हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एज फैक्टर भी हो सकता है, या फिर ओवरवेट के कारण भी कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, जो आपके घुटने हैं, ठीक है, उनकी बोन्स आपस में रगड़ने लग जाएंगी, जिसकी वजह से कार्टिलेज खराब हो जाता है और उसी की वजह से पेन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ट्रांजिशनल नहीं है आपके में, छोड़ दीजिएगा, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर, ठीक है। लास्ट इज ग्लैंड्यूलर। नाउ सिंपल स्क्वैमस एक लेयर फ्लैट सेल्स की बना होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशंस और फंक्शन जरूर याद करने हैं आप लोगों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्क्वेमस एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होता है, ठीक है। क्या करता है ये, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, इट अलाउस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है ये बहुत सारी लेयर्स का बना होता है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो हमारी स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की है, ठीक है। एपिडर्मिस, सरफेस सेल्स आर डेड, बैरियर टू पैथोजन। लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस के हमारी फूड पाइप, ठीक है, वेजिना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, वन लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में। किडनी टिब्यूल्स, किडनी टिब्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किडनी टिब्यूल्स फंक्शन जरूर याद करिएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी टिब्यूल्स में एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। नाउ कॉल्यूमिनर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया मीन्स ये जो आपकी सांस लेने वाली नली होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, एक पहले एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग में पूछा जाता है कई बार कौन सा एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है, यू विल राइट सिंपल स्क्वेमस। नेक्स्ट इस आपसे पूछा जा सकता है किडनी टिब्यूल्स में कौन से प्रेजेंट हैं, तो आप लिखेंगे क्यूबॉइडल। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से सेल्स होते हैं, कॉल्यूमिनर, एंड लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में कौन से होते हैं, दैट इज सीलिएटेड। नाउ द लास्ट वन दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कभी कभार क्या होता है बच्चों, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो अंदर खुद से फोल्ड हो जाता है, ठीक है, और ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करने लग जाता है, इस केस में हम इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Next question is how many type of elements together make up the xylem tissue? Name them.
अब कितने टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो जाइलम टिश्यू बनाते हैं। जाइलम टिश्यू होता क्या है? जाइलम टिश्यू एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को प्लांट में मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो जाइलम में वाटर मूव करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ ऊपर की साइड मूव करता है, ठीक है। नाउ अब कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स, ट्रैकेट्स, वेसल, जेरेनपेम, ट्रैकेट्स, vessels. So there are there are 4 type of elements: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber, जिनमें से आपसे कई बार पूछा जाता है नेम द लिविंग एलिमेंट ऑफ द xylem टिश्यू। तो xylem का जो लिविंग एलिमेंट है दैट इज xylem parenchyma। रेस्ट जो आपके बाकी हैं वो सब डेड टिश्यू है। xylem parenchyma दैट इज द लिविंग टिश्यू इन द xylem। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के भी बच्चों 4 एलिमेंट्स होते हैं: सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के, जिनमें से जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड है, बाकी सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ द एरियोलर टिश्यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियोलर टिश्यू का फंक्शन जरूर पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एरियोलर टिश्यू का वो है इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर का जो स्पेस है वो फिल होता है एरियोलर टिश्यू से, ठीक है। तो आप इसके 4 फंक्शंस याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। एरियोलर टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो हो गया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेल को। सेकंड फंक्शन हो गया कि ये जो ऑर्गन्स है उनके अंदर स्पेस को फिल करता है। इट मींस ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। थर्ड इज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रिपेयरिंग द टिश्यूज। रिपेयर करता है ये टिश्यूज को। फोर्थ, इट बाइंड्स वेरियस स्ट्रक्चर विद वन अनदर टू प्रिवेंट द डिसलोकेशन, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उनको भी ज्वाइन करता है ताकि कोई भी डिसलोकेशन ना हो सके। तो इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया टिश्यूज के। इसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं आ सकते, यही सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टॉप करिएगा और जो आंसर आपको लर्न करना है वो यहीं पे लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट योर प्रोडक्शन। बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर। तो बच्चों बायोटिक फैक्टर्स कैसे हमारी प्रोडक्शन को, जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो बायोटिक फैक्टर है जैसे कि जिंदा। लिविंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? पेस्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है। अगर ये अटैक करेंगे हमारी क्रॉप को तो क्या होगा? क्रॉप की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। पेस्ट कॉज डैमेज टू अवर क्रॉप्स, उसको खा जाएंगे। जो वीड्स होते हैं, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो हमारी मेन क्रॉप के साथ compete करेंगे फूड के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है। तो अगर वो compete करेंगे तो हमारा जो मेन क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसको ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। दस बायोटिक फैक्टर अफेक्ट आवर क्रॉप्स, राइट। नेक्स्ट इज एबायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर है अब वो कैसे इफेक्ट करते हैं? एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? आपका टेम्परेचर आ जाता है। कभी अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो क्रॉप खराब हो सकती है, या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, बारिश हो गई तो क्रॉप खराब हो सकती है, ठीक है। विंड, कोई स्ट्रॉम आ गई तो हमारी क्रॉप खराब हो सकती है। तो ये कुछ एबायोटिक फैक्टर्स है जिनका इफेक्ट पड़ता है हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, ड्राफ्ट एंड फ्लड्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप, समटाइम्स डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। Now the next question is compare the manure and fertilizers in maintaining the fertility of the soil. This is extreme important question. Manure और fertilizers का comparison आपसे जरूर पूछा जाएगा, it is guaranteed. Manure जो होते हैं ये पहली बात तो these are organic, ठीक है। ये ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरली मेड होते हैं। क्यों? ये काउ डंग हो सकता है, डोंकी का डंग हो सकता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, इट इज मेड इन द फैक्ट्रीज, ठीक है। फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं और ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जो मैन्योर होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है सॉइल के लिए, क्योंकि सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव कर देता है। बट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है तब हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो आपके प्लांट में कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ गई है तो उस समय उस
डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम उसको फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि उसका एकदम इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। बट मैन्योर का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जो टेक्सचर इंप्रूव करता है सॉइल का, दैट इज मैन्योर। बट जो फर्टिलाइजर है, अगर आप उसको बार बार यूज करोगे तो सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस ये आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why should preventive measures and the biological control methods be preferred for protecting the crops? हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों लेने चाहिए या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स क्यों लेने चाहिए अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो बच्चों देखो, अगर ज्यादा केमिकल्स यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो फार्मर्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वीडिसाइड्स यूज करते हैं, तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड जो होता है वो अल्टीमेटली जब इरिगेशन होती है या रेन होता है, तो वो क्या होता है, वो प्लांट्स के ऊपर से वॉश ऑफ होके सॉइल के अंदर चला जाता है। सॉइल के अंदर जाएगा तो उसको प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। और जो और भी ज्यादा एक्सेस में होगा वो सॉइल के अंदर से होता होता वाटर टेबल के अंदर चला जाएगा। अब वो वाटर टेबल के अंदर गया तो मतलब सारे पानी के अंदर चला गया, और वही पानी हम निकाल के पिएंगे तो वो हमारी बॉडी में भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। एंड नेक्स्ट, अगर हम ऐसी क्रॉप खाते हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स चले गए हैं, उस क्रॉप को हम खाएंगे या हमारे एनिमल्स खाएंगे, और उन्हीं एनिमल्स का अगर हम दूध वगैरह पी रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कैंसर कॉजिंग होते हैं, बहुत सारी डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट इन्वायरमेंटली सेफ। So preventive measures and the biological control method should be preferred for protecting crops because excessive use of chemicals led to the environmental problems. Biological methods cause cause harm neither to crops nor to the environment. तो जो हम biological methods use करते हैं, ठीक है, वो ना तो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं ना ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें बायोलॉजिकल मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टर्मरिक यूज कर सकते हैं, या नीम का स्प्रे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करने चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन। अगर हम सॉइल की प्रिपरेशन प्रॉपरली करेंगे बिफोर सोइंग द सीड्स, तो क्या होगा, जो वीड्स वगैरह हैं या कोई ऐसे पैथोजेंस हैं, कोई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो रूट को खा सकते हैं या सीड को खा सकते हैं, वो बाहर आ जाएंगे और सन की हीट से वो मर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन हमें करना चाहिए, right, and using natural predators to control the pest population. So these are some examples. Now the next is, what are the desirable agronomical characteristics for the crop improvement? ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ऐसे कौन से एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए? हर फार्मर देखो चाहता है कि उसकी जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छी पैदावार दे, बहुत ही अच्छी ईल्ड हो, ठीक है। तो क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? हायर न्यूट्रिशनल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिजीज होनी चाहिए जो क्रॉप हो, एंड रेजिस्टेंट टू द पेस्ट ऑल्सो, हाई क्रॉप यील्ड होना चाहिए, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए फॉर्डर क्रॉप्स के लिए। फॉर्डर क्या होता है, जो चारा है, ठीक है। जो फॉर्डर क्रॉप है वो कैसी होनी चाहिए, लंबी लंबी होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पत्ते होने चाहिए ताकि एनिमल्स को खाने में आसानी हो। और ड्वार्फ प्लांट होना चाहिए सीरियल्स के लिए, ठीक है। जो सीरियल क्रॉप है हमारी, वो ड्राफ्ट होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए ताकि उनको हमें न्यूट्रिशन कम देना पड़े, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कम यूज हो, to optimize the nutritional consumption. तो these are some agronomical characteristics, right? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which method is commonly used for improving cattle breed and why? Again very important question of this chapter. जो cattle breeds हैं, मतलब जो गाय भैंसे गोट्स वगैरह हैं, इनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या मेथड अपनाना चाहिए? तो बच्चों, वन एंड द ओनली बेस्ट मेथड इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, हम दो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की कैटल्स लेते हैं और उनका क्रॉस करवा देते हैं, तो ठीक है, इनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू गुड varieties of cattle will produce a new improved variety. For example, the cross breeding between foreign breeds such as the जर्सी ब्राउन एक फॉरेन ब्रीड है, स्विस एंड इंडियन ब्रीड जैसे कि रेड सिंधी हो गया, साहिवाल, अगर इन दोनों का क्रॉस ब्रीड कराते हैं जो न्यू वैरायटी मिलती है,
उसमें इन दोनों की ही जो क्वालिटीज हैं वो दोनों ही होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन द डेयरी एंड द पोल्ट्री फार्मिंग। अब डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज हैविंग हाइजीनिक कंडीशन, प्रॉपर हाउस होना चाहिए इनके खड़े होने के लिए, और वहां पे प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए ताकि उनको कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। प्रॉपर फीडिंग होना चाहिए उनका जो भी खाना पीना है, and prevention and control of disease and the pest. Now the next question is, what are the difference between broilers, layers and in their management? अच्छा, broilers और layers, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फाउल्स होते हैं। फाउल्स मतलब ये जो मीट और अंडे देने वाली चिड़ियाएं होती है ना, बर्ड्स होती हैं जो भी, उनको हम ब्रॉयलर्स और लेयर्स बोलते, मतलब फाउल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर दो वैरायटी होती है, एक होता है ब्रॉयलर्स, एक होता है लेयर्स। ठीक है, अब जो लेयर्स होते हैं वो एग प्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो मीट या मीट के लिए बने होते हैं। ठीक है, जो उनका मतलब उनके फ्लैश मीट के लिए होता है। नाउ द न्यूट्रिशनल environment एंड हाउसिंग कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द ब्रॉयलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय द एग लेयर्स। क्योंकि बच्चों एक तो एग प्रोडक्शन के लिए, दूसरा मीट के लिए है, तो ऑब्वियसली इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग ही होगी, है ना। अब ब्रॉयलर चिकन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ रिक्वायर्स विटामिन रिच सप्लीमेंट, स्पेशली विटामिन ए एंड के। ठीक है, तो आपको ब्रॉयलर को क्या देना होगा, विटामिन ए और विटामिन के देना होगा। ऑल्सो देयर डाइट इंक्लूड प्रोटीन रिच फूड एंड द इनफ फैट, और साथ ही में आप क्या दोगे इसको, प्रोटीन दोगे और बहुत सारा फैट दोगे। दे ऑल्सो रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस टू इंक्रीज देयर सर्वाइवल रेट इन कंपैरिजन टू द एग लेयर्स। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से आप इसका सारा डिफरेंस लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज पेस्चर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन। पेस्चर क्या होता है बच्चों, पेस्चर मतलब जो हनी, देखो हनी कौन बनाता है, हनी हनी भी बनाते हैं, तो वो किस पे फीड करते हैं, वो फ्लावर्स के नेक्टर पे फीड करते हो। तो पेस्चर क्या हो गया, पेस्चर इज फ्लोरा फ्रॉम विच हनी बीज कलेक्ट द नेक्टर। फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स। ठीक है, जो प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, तो पेस्चर क्या है, पेस्चर पेस्चर इज फ्लोरा फ्रॉम विच हनी बी कलेक्ट द नेक्टर, मतलब उसका जूस, pollen and the bee glue. Quality of honey depends upon the pasture available for the collection of nectar and the pollen. अब देखो बच्चों, हनी की जो क्वालिटी है ना, वो पेस्चर पे डिपेंड करती है कि वो फूल किस टाइप के हैं, वो मस्टर्ड के फ्लावर हैं या फिर वो सनफ्लावर है, किस टाइप के फ्लावर हैं, उसी के ऊपर हनी की क्वालिटी और हनी का टेस्ट डिपेंड करता है। Quality and taste of honey varies from region to region as the pasture may be different in different regions. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the desirable characteristics of bee varieties suitable for the honey production? अब कौन कौन सी बी की वेराइटीज हैं जो कि हनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देती है। ठीक है, तो आपका ए मेलिफेरा, MELLIFERA, ए मेलिफेरा एक बी की वेराइटी है जो कि इटालियन बी होती है, दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर द हनी प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमर्शियली वो हनी प्रोड्यूस कर सकती है। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बी वेराइटी के, जो इटालियन बी है, वो तो पहली बात तो बहुत ही कम डंक मारती है। ठीक है, तो इट स्टिंग्स लेस, दे स्टे फॉर द लॉन्गर पीरियड इन द गिवन हाइव, दे ब्रीड वेल, दे प्रोड्यूस कंपेरेटिवली मोर हनी। तो जो इटालियन बी है उसकी ये 4 पॉइंट्स, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए उसको प्रेफर करा जाता है। Now the next question is, how do you differentiate between capture fishing, mariculture and aquaculture? तो कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंशिएट कैसे करोगे बच्चों। जो कैप्चर फिशिंग है ये तो कहीं पे भी पकड़ी जा सकती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से फिश आप फिशेस को पकड़ सकते हो, पॉन्ड से, सी से, ईस्चरीज से। जो मैरीकल्चर है, इट इज द कल्चर ऑफ फिशेस इन द मैराइन वाटर। ठीक है, मैराइन वाटर क्या होता है, जो सी से हम फिश को पकड़ते हैं उसको हम मैरीकल्चर बोलते हैं। कमर्शियल बेसिस पे, मतलब उनको बेचने के लिए पकड़ा जाता है, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, बेटकी हो गए, मुलेट्स हो गए। मुलेट्स आर कल्चर्ड फॉर फिशिंग, इन सबको कल्चर करा जाता है फिशिंग के लिए। एक्वाकल्चर क्या हो गया, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल हाई इकोनॉमिक वैल्यू एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज फिशेस, prawns, crayfish, lobsters, crabs, shrimps, and the seaweeds. By the proper utilization of available water in the country, it is done both in the fresh water and the marine water. तो एक्वाकल्चर में
प्रोडक्शन करी जाती है बहुत ही यूजफुल चीजों की जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल में एक दो नाम लिख सकते हो, जैसे प्रॉन लिख सकते हो, लॉबस्टर्स लिखते हो, बहुत महंगे होते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया कैप्चर फिशिंग में, मैरीकल्चर में और एक्वाकल्चर में। नाउ इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज योर कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, तो कंपोजिट फिश कल्चर आप जरूर प्रिपेयर करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 वैरायटी की या 4 से 5 वैरायटी की जो फिशेस होती है वो एक साथ एक ही पॉन्ड में एक ही साथ ग्रो करी जाती हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी जरूर प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो, जब हम कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब हम जीन्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, जीन क्या, जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल होता है उसके साथ हम कुछ मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ क्रॉप। ठीक है, अगर हम कोई एक नया जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए हमारी क्रॉप के अंदर। ठीक है, उसके लिए हमको एक डिजायरेबल करेक्टर वाला जीन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी क्रॉप में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन। इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद हाई यील्ड। तो इससे हमें क्या मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड न्यू वैरायटी की क्रॉप मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो बीटी कॉटन, दिस इज कमर्शियली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन बोथ आर यूज्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑन लिमिटेड लैंड। ठीक है, छोटी सी लैंड में हमें मैक्सिमम बेनिफिट इन दोनों क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से मिल सकता है। इंटरक्रॉपिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग पेस्ट एंड डिजीजेस टू स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड। ठीक है, तो पहला तो क्या एडवांटेज होती है, देखो इंटरक्रॉपिंग अगर हम करते हैं तो हम पेस्ट और डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट वेराइटी की क्रॉप को एक साथ ग्रो करा जाता है। ठीक है, तो अगर एक क्रॉप सपोज करो कॉलीफ्लावर की है, दूसरी क्रॉप हमने माना किसी और चीज की, किसी और वेजिटेबल की है, तो जो पेस्ट होंगे वो एक क्रॉप पे अगर अटैक करते हैं तो दूसरी तो बच जाएगी। तो इस तरीके से इट इज बेनिफिशियल। Now, it also increases the fertility of the soil, whereas crop rotation prevents soil depletion, increase soil fertility and reduce soil erosion. क्यों बच्चों, जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में हम एक पल्स क्रॉप को उगाते हैं इन प्री प्लांट मैनर। ठीक है, हम पूरे साल की जो क्रॉप रोटेशन है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्री प्लांट कर लेते हैं। क्रॉप रोटेशन में हम प्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सपोज करो एक सीरियल क्रॉप हमने उगाया, जब उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम कोई पल्स उगाते हैं। जब पल्स को हार्वेस्ट करते हैं फिर हम कोई दोबारा से सीरियल उगा लेते हैं। अब ये सीरियल की जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी फिर से हम कोई पल्स उगा लेंगे। अब जब पल्स की हार्वेस्टिंग हो जाएगी फिर से हम कोई सीरियल उगा लेंगे। तो ये थ्रू आउट, ठीक है, क्या हुआ, क्रॉप का रोटेशन हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों, जो पल्स क्रॉप है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो हमारी एयर में फ्री प्रेजेंट है, एज इट इज प्लांट नहीं ले सकते, तो इस नाइट्रोजन को जो पल्स है ना वो सॉइल में फिक्स कर देता है। और जो नाइट्रोजन है वो बहुत जरूरी चाहिए होता है सीरियल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ crop rotation help in adding nitrogen to the soil, right? Both these method reduces the need for the fertilizer। अब हमें फर्टिलाइजर कम देना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर ही नहीं देना पड़ेगा अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द वीड्स। ठीक है, तो वीड्स भी जो होंगे वो भी ग्रो नहीं होंगे, एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट इन द क्रॉप। क्योंकि जो पैथोजेंस हैं, सपोज करो अगर एक सीरियल पे अटैक करते हैं, अब हमने अगर सपोज करो ये क्रॉप खराब भी हो गई, हमने इसके बाद पल्स उगाई, तो जो पैथोजन थे जिन्होंने सीरियल पे अटैक करा था वो उस पल्स पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको उनको वो नहीं पसंद है। तो इस तरीके से पैथोजन और पेस्ट से भी क्रॉप की प्रोटेक्शन हो सकती है। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की आप प्रॉपर डेफिनेशन भी जरूर याद करिएगा। और इसके साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर, हमारा बायोलॉजी फुल फिनिश हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एंड बिलीव मी, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत
नहीं है। और जो बेस्ट चीज़ है वो इस वीडियो की वो है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको क्वेश्चन देख के आंसर्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। एज इट इज लर्न करो वीडियो को रोक के और लिख के उसी समय प्रैक्टिस कर लो। बायो आपकी डन है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप पूरे 28 में से 28 मार्क्स लेके पास हो गए। और वापस आके मुझे इस वीडियो में जरूर से कमेंट करना कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से सिमिलर थे। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।